नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका NH24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। 9 PM में आपका बहुत स्वागत है। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की धरती से एक बार फिर दोहराया कि 31 मार्च 2026 तक देश के साथ बस्तर भी नक्सल मुक्त हो जाएगा। अमित शाह शनिवार को बस्तर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सबसे पहले जगदलपुर में मां दंतेश्वरी की पूजा की, फिर मुरिया दरबार में शामिल होकर आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधियों से चर्चा की। इस दौरान शाह ने युवाओं को मुख्यधारा में आने की अपील की। साथ ही कहा कि साल 2031 तक बस्तर में बिजली, बैंक खाते और हर गांव में सरकारी स्कूल खोलेंगे। साथ ही हर गांव को 1-1 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए दिया जाएगा। शाह ने आगे कहा कि बस्तर अब ओलंपिक का केंद्र बन रहा है। देश भर के आदिवासी यहां खेलेंगे। यह क्षेत्र अब वैश्विक आकर्षण का केंद्र है, जिसे दिल्ली जाकर सबको बताऊंगा। तो शाह का संकल्प 2031 तक है। मुरिया दरबार में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। बस्तर वासियों से जो है उन्होंने कई यहां पर वायदे किए कि साल 2021 तक जो है राज्य और बस्तर जो है पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा। 2021 तक बदल जाएगा बस्तर। हर गांव में बिजली और स्कूल होगा। हर गांव को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे विकास के लिए। पीएम आवास योजना के तहत अपना घर होगा सभी के पास। तो शाह का संकल्प, शाह की अपील भी रही इसी के साथ। उन्होंने कहा कि नक्सली हथियार डालें, इसके उन्होंने अपील की। इसके अलावा सरकार की योजनाओं का लाभ लें। उन्होंने कहा कि हथियार डालिए, मुख्य धारा में जुड़िए और सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उसका फायदा उठाइए। मुरिया दरबार में शामिल हुए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दशहरा लोकोत्सव में भी शामिल हुए। उन्होंने ये भी कहा कि हिंसा से किसी का भला नहीं होगा। अपना और अपने गांव का विकास करें, इसमें शामिल हो ताकि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। नक्सलवाद से उन्होंने राज्य को मुक्ति दिलाने के लिए एक डेडलाइन दिया है, उसे यहां पर उन्होंने फिर से दोहराया। नक्सलवाद को लेकर के उन्होंने कहा कि लोगों को ग्रामीण समझाएं, जो नक्सली हैं उन्हें गांव के लोग समझाएं ताकि वो नक्सलवादी रास्ता छोड़ करके मुख्य धारा में लौट सके। समाज प्रमुखों को शाह ने ये जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा शाह ने आगे कहा कि समाज प्रमुख ये जिम्मेदारी निभाएं, बस्तर का युवा डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी बने। नक्सल का रास्ता, हिंसा का रास्ता छोड़े और मुख्य धारा में आए, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ये काम करें, ना कि हिंसा का रास्ता अपनाएं। तो अमित शाह ने साफ संदेश दिया। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। अर्थव्यवस्था मजबूत हो, इसको लेकर भी उन्होंने कई अहम बातें कही। और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। भी कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने इरिगेशन की बात करी, स्कूल, लाइट, ये सारी बात करी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2031 तक एक भी गांव में 24 घंटा बिजली नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। एक भी गांव से 2031 तक हर गांव में सरकारी स्कूल भी खोला जाएगा और बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था भी। एक जमाने में कहते थे हम विकास नहीं हुआ इसलिए हथियार उठाए हैं। मैं आज आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, एक एक गांव को नक्सलियों से मुक्त करिए। 1 करोड़ रुपए का ग्रांट वो गांव को हमारे मुख्यमंत्री 1 करोड़ रुपए गांव के विकास के। आप सभी को करबद्ध निवेदन करने आया हूं, हमारे गांवों को नक्सलवाद से मुक्त करा दीजिए। हिंसा से किसी का भला नहीं है। सभी लोग मुख्य धारा में आए और अब कम से कम कोई नया बच्चा, कोई नया युवा युवती नक्सलवाद के साथ जुड़े नहीं, इसकी जिम्मेदारी आप सब ने। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, नक्सलवाद छोड़ना होगा। उन्होंने इस दौरान मुरिया दरबार में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हर गांव में सरकारी स्कूल हो, इसकी कोशिश जो है हम करेंगे। हर व्यक्ति का बैंक खाता होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का बैंक खाता हो, इसको लेकर के भी वो कोशिश करेंगे। हर परिवार का राशन कार्ड होगा। हर परिवार जो है
वो मुख्यधारा में लौट करके आगे बढ़ेगा। बस्तर के घरों में गैस सिलेंडर से खाना पकेगा, इसका भी उन्होंने यहां पर जिक्र किया। पीएम आवास योजना के तहत अपना घर होगा। तो गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ की धरती से एक बार फिर दोहराया कि 31 मार्च 2026 तक देश के साथ बस्तर नक्सल मुक्त हो जाएगा। बस्तर वासियों से उन्होंने कहा कि नक्सली जो है हथियार डाले, मुख्यधारा में आए। अमित शाह ने ये अपील की है लोगों से। सरकार की योजनाओं का लाभ लेने का उन्होंने जिक्र किया। तो अमित शाह जब बस्तर दौरे पर थे तो इस दौरान उन्होंने ये अपील की। उन्होंने कहा कि अपना और अपने गांव का विकास करें, मुख्यधारा में लौटे, सरकार जो योजनाएं चला रही है उसका लाभ ले। हिंसा से किसी का भला नहीं होने वाला है और हिंसा के जरिए ही ये अब तक जो है पिछड़ा हुआ है हिंसा की वजह से। इसलिए सभी लोग मुख्यधारा में आए और अपना और अपने गांव का, आसपास का विकास करें। नक्सलवाद छोड़ करके लोग जो है वो डॉक्टर, इंजीनियर बने। एक बार फिर से उन्होंने दोहराया कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। काफी कुछ काम हुआ है, काफी कुछ काम बाकी है, उसे भी सरकार करेगी। उन्होंने इस दौरान जिम्मेदारों को भी एक अहम जिम्मेदारी दी। समाज प्रमुखों को शाह ने जिम्मेदारी है कि बस्तर का युवा डॉक्टर, इंजीनियर बने और अन्य अधिकारी बने। नक्सल वाला जो रास्ता है उसे छोड़े, कोई भी युवा नक्सलवाद से ना जुड़े। जिम्मेदार जो होंगे, गांव के, शहर के प्रमुख जो होंगे, वो बच्चों को समझाएंगे ताकि वो नक्सलवाद का रास्ता ना अपनाए, हिंसा का रास्ता ना अपनाए, सरकार के साथ मिलकर काम करे, अपने गांव का विकास करे। इस दौरान अमित शाह ने बाकायदा एक रोड मैप दिया और बताया कि नक्सल मुक्त गांवों को इसका इनाम भी मिलेगा। इन गांवों को करोड़ों रुपए दिया जाएगा। हर गांव को 1-1 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी ताकि 1 करोड़ रुपए के जरिए हर गांव का विकास हो। सरकार विकास करना चाहती है, सरकार की इच्छा शक्ति है कि यहां पर विकास के काम हो। नक्सली रोड नहीं बनाने देते थे, पहले टावर उखाड़ देते थे, रोड उखाड़ देते थे और नई रोडों को वो तबाह कर देते थे। तो ऐसे में विकास जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता था। ऐसे में अमित शाह ने क्लियर कर दिया है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को रास्ता छोड़ना होगा, मुख्यधारा में लौटना होगा। इसके अलावा 2031 तक का उन्होंने एक रोड मैप दिया जिसमें पूरा जो है बस्तर विकसित हो जाएगा। हर घर में गैस सिलेंडर होगा, हर किसी के पास पक्का मकान होगा, हर घर में राशन कार्ड होंगे, बैंक खाते होंगे। तो 2031 तक बस्तर के विकास की नई इबारत जो है वो होगी और बस्तर पर उन्होंने आकर बस्तर को लेकर ये बात कही। इसके अलावा बस्तर में भी स्वदेशी को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहम बात कही। उन्होंने कहा कि हर दुकान में स्वदेशी सामान हो, इसको लेकर के उन्होंने अपील की ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी सामान का उपयोग करें ताकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। अपने देश का सामान जो है उन्होंने कहा कि व्यापारी से लेकर खरीदार तक सभी स्वदेशी अपनाएं। स्वदेशी पर उन्होंने जोर देते हुए कहा कि छोटे दुकान से लेकर के मॉल तक में स्वदेशी सामान हो ताकि देश की अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत हो, अर्थतंत्र में हो, देश का पैसा वो लगे, देश में ही रहे, विदेशी सामान का इस्तेमाल ना करें। सुनहरे भविष्य के लिए हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। तो बस्तर से भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे देश को यह बड़ा संदेश दिया। स्वदेशी उत्पाद का उपयोग करने को लेकर कहा कि हर दुकान में स्वदेशी होना चाहिए। कोशिश करें कि जो सामान खरीदे वो देश के अंदर का बना होना चाहिए ताकि आपका पैसा देश में रहे, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और देश के विकास में आपके पैसे का अहम योगदान हो। स्वदेशी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। भाइयों बहनों, आज यहां पर स्वदेशी जागरण मंच ने स्वदेशी मेला भी लगाया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई समय से स्वदेशी पर बल दिया। स्वदेशी जागरण मंच अनेक सालों से स्वदेशी का जन आंदोलन चलाता है और अब मोदी जी ने सभी को कहा है, हर घर ने संकल्प लेना है कि मेरे घर में देश में बनी हुई चीजों का ही उपयोग होगा, देश में बनी हुई चीजों का ही उपयोग। हर व्यापारी को ये संकल्प लेना है कि मेरी दुकान में, मेरे शॉपिंग मॉल के अंदर
विदेश से बनी हुई कोई चीज उपलब्ध नहीं होगी। और चलिए 9 PM में खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर मध्य प्रदेश से है। दरअसल मध्य प्रदेश में कफ सिरप से अब तक 10 और राजस्थान में 2 बच्चों की मौत हो गई है। बच्चों की मौत के बाद दोनों में राज्यों में दवाएं बैन कर दी गई है। मध्य प्रदेश में शनिवार को कोल्ड्रिफ्ट सिरप बेचने पर रोक लगा दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रतिबंध लगा दिया। न केवल कोल्ड्रिफ्ट बल्कि सिरप बनाने वाली कंपनी के अन्य सभी उत्पादों को बिक्री पर भी तत्काल रोक लगा दिया गया है। तो कफ सिरप का कहर और सिस्टम में जो जहर है उसको लेकर अब बातचीत करेंगे। देखिए क्या क्या एक्शन लिया गया है। अब तक 13 बच्चों की मौत हुई है, जिसके बाद से हड़कंप मच गया और इस पूरे मामले में कार्रवाई भी शुरू हो गई है। कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप पर सरकार ने बैन लगा दिया है। इसके अलावा 4 राज्यों में भी इस कोल्ड्रिफ्ट सिरप पर बैन लगा दिया गया है। घटना के बाद से संज्ञान में आने के बाद राज्य सरकार से सिरप की फैक्ट्री स्थित कांचीपुरम में जांच के लिए तमिलनाडु सरकार से संपर्क किया गया था। आपको बता दें कि कफ सिरप से मौत में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 10 बच्चों की मौत हुई है। सभी की उम्र जो है 1 से 5 साल के बीच है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 27 दिन में 10 बच्चों की मौत हुई है। राजस्थान में अब तक 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। तो ऐसे में अब जो है राज्य सरकारों में हड़कंप मचा। तो इसके बाद से रिपोर्ट मंगाई गई तमिलनाडु से और इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई। 15 दिनों में बच्चों की किडनी फेल हो गई है। ये जो कफ सिरप है इसको पीने के बाद से बच्चों की किडनियां अचानक फेल हो रही है, जिसके बाद से वो काल के गाल में समा जा रहे हैं। इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। कोल्ड्रिफ्ट सिरप में डाइथिलीन जो कफ सिरप में एक पदार्थ है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बच्चों की मौत हो रही है। मध्य प्रदेश में एक कर 10 बच्चों की मौत हुई है और इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। आज सुबह जब जांच रिपोर्ट के आधार पर यह सख्त निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि बच्चों की ऐसी दुखद मौत बेहद पीड़ादायक है। तो बच्चों की मौत के बाद से अब हड़कंप मचा हुआ है। ये वही सिरप है जिसके वजह से हड़कंप मचा हुआ है। मौत की दवाई जो है आज ये कफ सिरप बनती हुई नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस तरीके से इस कफ सिरप की वजह से कोहराम मचा हुआ है उसने हर किसी को परेशान कर दिया है। यह बेहद पीड़ादायक है। उन्होंने मुख्यमंत्री ने एक्शन लेते हुए कहा कि हम किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। तो ये देखिए, ये वो लिस्ट है जिसमें ये बताया जा रहा है कि कहां पर किस तरीके से बच्चों की मौत हुई है। श्रेया यादव, पिता का नाम यदुवंशी है, बाग बरगिया की रहने वाली है, जिनकी मौत हुई है। अदनान खान, उसैद खान जिनकी उम्र 4 साल है, ऋषिका पिपरे उम्र 5 साल है, हितांश सोनी जो है 4 साल का है। इन बच्चों की मौत हुई है छिंदवाड़ा में, जिन्होंने कफ सिरप का सेवन किया था। श्रेया यादव, विकास यदुवंशी, विधि, संध्या, योगिता विश्वकर्मा, योगिता ठाकरे, ये वो लोग हैं जिन्होंने कफ सिरप का सेवन किया था। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कफ सिरप पीने की वजह से किडनी फेल हुई और किडनी फेल होने के बाद से इनकी मौत हो गई है। इसमें डेक्स्ट्रोमेथोथेरेप, हाइड्रोब्रोमाइड कफ सिरप और उससे बनने वाली कंपनी कैंसस फार्मा को भी अब जो है एक्शन लेते हुए प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो कफ सिरप को लेकर के हंगामा मचा हुआ है और फार्मा को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। कंपनी का प्लांट जयपुर में है, जिसको लेकर के एक्शन लिया गया है। अब तक जो है 13 बच्चों की मौत हुई है। कफ सिरप से कोहराम की स्थिति है। कफ सिरप से मौत के मामले में छिंदवाड़ा में 10 बच्चों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 27 दिनों में इन बच्चों की मौत हुई है। अब बड़ा सवाल यह है कि 27 दिनों के अंदर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कफ सिरप से किडनी फेल होने के मामले सामने आ रहे थे और इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है और कंपनी को मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है। दरअसल इस कफ सिरप का मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु में होता है। सरकार ने रिपोर्ट मंगाई थी। दरअसल
तमिलनाडु में इस कंपनी को लेकर के आज ही रिपोर्ट आई, जिसके बाद से एक्शन लिया गया। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश के बाद केरल में भी जो है इसे बैन कर दिया गया है। राजस्थान में भी इसे जो है बंद कर दिया गया है। तो इसका कारण जो है विषैला पदार्थ पाया गया है, जो ओवरडोज हो जा रहा है बच्चों में, और बच्चों की किडनी जो है इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में मंत्रालय ने क्या एडवाइजरी जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये दवाएं सुरक्षित नहीं है। अगर 5 साल से कम के बच्चे हैं तो उन्हें बिल्कुल इन सिरप का उपयोग ना करें। बच्चों के लिए कफ सिरप खतरनाक हो सकता है। बच्चों की जो किडनी है वो इन कफ सिरप को झेल नहीं पा रही है। अस्पताल और क्लिनिक गुणवत्ता वाली ही दवाएं दे, ये भी कहा जा रहा है। सर्दी और खांसी में बच्चों को भरपूर आराम करने दे। वो खेलते हैं या ज्यादा शारीरिक मेहनत करते हैं तो इसे ना करने दे। बच्चों को पर्याप्त पानी और अन्य सहायक उपाय अपनाएं। बच्चों को पर्याप्त पानी दिया करें, आराम करने को कहें। बच्चों की सर्दी खांसी स्वयं ठीक हो जाती है, इस पर भी आप इत्मीनान रखें कि बच्चों की सर्दी खांसी जो है वो खुद ब खुद सही हो जाएगी। सिरप का इस्तेमाल फिलहाल बिल्कुल ना करें, और अगर करें तो वो बिल्कुल सही दवा होनी चाहिए और अच्छे डॉक्टर से ही सलाह लें। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शनिवार सुबह 4 बजे के करीब करोड़ों की चांदी की लूट हुई है। लुटेरों ने सराफा कारोबारी की कनपट्टी पर गन टिकाकर 40 किलो चांदी लूटकर भाग गए। वारदात के बाद सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी ले गए। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। दरअसल शनिवार सुबह 2 नकाबपोश बदमाश गन लेकर सदर बाजार के जैन मंदिर के पीछे स्थित राजधानी पैलेस पहुंचे। यहां किराए के फ्लैट में रह रहे सराफा कारोबारी राहुल गोयल के दरवाजे को खटखटाया। राहुल गोयल ने जैसे ही दरवाजा खोला, लुटेरों ने कनपट्टी पर गन टिका दी। इसके बाद लुटेरों ने कारोबारी को दवा सुंघाकर बेहोश कर दिया। कारोबारी के हाथ पैर भी बांध दिए, फिर घर में रखे चांदी के जेवरों को लेकर भाग निकले। जाते जाते ही सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी ले गए। कारोबारी को शनिवार सुबह 11 बजे के करीब जब होश आया तो उसने पुलिस को मामले की जानकारी दी। आगरा के एक व्यापारी राहुल गोयल नाम के यहाँ पर रहते हैं। सराफा मार्केट के पीछे एक किराए के मकान में। यहाँ उनका चांदी का काम है। उनका कहना है कि उनकी फैक्ट्री उसके भाई की है, किस रिश्तेदार की है, उसमें ये काम करता है। बेच के उस मुनाफा होता है उसके परसेंटेज के आधार पर। और यहाँ इसके पास 85 किलो चांदी माल आया था। और रात को 3 बजे के आसपास कोई व्यक्ति आया, बेल बजाया, नाम लिया उसका, इससे बाहर निकला। उसी दौरान 2 लोग आके उसके हाथ बांध दिए। हाथ बांधने के बाद खिड़की से हाथ बांध दिए और बांधने के बाद 85 किलो जो चांदी है उसको ले गए। राजधानी में सराफा कारोबारी एक बार फिर दहशत में है। आज सुबह सुबह एक कारोबारी से 86 किलो चांदी के गहने की लूट हो गई है और कारोबारी के माथे पर जो है बंदूक टिकाकर उसे बेहोश किया गया और इसके बाद जो है उसके हाथ पर बांध दिए गए। और इसके बाद जो लुटेरे थे, आप देख सकते हो ये फ्लैट है जिस पर आगरा का जो कारोबारी है जिसका नाम राहुल गोयल बताया जा रहा है और दिवाली के सीजन में वह जेवर यहाँ पर डिलीवरी करने आया था। उसके बाद जब उसके साथ लूटपाट की गई तो जो लुटेरे थे इस रस्सी के सहारे जो है वे यहाँ से उतरे और इस गली से होते हुए वे भाग गए। और जब इसकी सूचना जो है सदर बाजार के अन्य सराफा कारोबारियों को हुई तो वे तुरंत जो है यहाँ मौके पर पहुंचे, उसे बाहर निकाला और पुलिस तथा साइबर को इसकी सूचना दी गई। सराफा कारोबारी भी हमारे साथ है, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। ये कौन था सराफा कारोबारी, क्या सूचना अब तक के आपके पास? आगरा का शिवा ज्वेलर्स के राहुल गोयल ये यहाँ पर रहता था और यहाँ से चांदी का कारोबार करता था। उसकी फर्म आगरा में है, वहाँ से चांदी के जेवर लाके यहाँ पर बेचता था। आज लगभग सवेरे 3-4 बजे कोई व्यक्ति आया, उसका दरवाजा खड़खड़ाया और उसके बाद उसने नहीं खोला था। फिर उसने चूंकि नाम लिया राहुल, तब उसने कोई होगा परिचित आमने सामने वाले करके उन्होंने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला, जो हमें जानकारी मिली, जो राहुल ने भी बताया हमें, कि उसने रुमाल से उसका नाक को बंद कर दिया। वैसे वो बेहोश होते कनपट्टी पे लगाया और पीछे ले जाके कमरे में जाली के साथ रस्सी से उसके हाथ पर बांध के खड़े कर दिया। वो बेहोश था। बाद में उसने पूरे चीजें
यहाँ से समेट कर भाग गए। उसके पेट में भी चाकू के निशान हैं, चाकू लगा है। कब जानकारी आप लोगों को लगी, कितने लुटेरे थे, कुछ जानकारी मिली? 1:30 बजे लगभग मुझे सूचना मिली, तब मैं आया, तब मैंने देखा। उसके बाद पुलिस प्रशासन के भी सभी लोग सहयोग के लिए यहाँ उपस्थित हुए। से दिवाली का सीजन और उससे पहले जो है राजधानी में एक बार फिर बड़ी वारदात हुई है, जिसके बाद जो है पुलिस की टीम भी पूरी तरीके से एक्टिव है और जल्द ही आरोपी गिरफ्तार हो जाएगा, यह संभावना जताई जा रही है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मनोज नायक, NS 24x7 रायपुर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय वनडे और T20 टीम का ऐलान कर दिया गया है और रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटा दिया गया है। 3 वनडे मैच के सीरीज के लिए घोषित भारतीय टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली शामिल हैं, लेकिन कप्तान शुभमन गिल को बनाया गया है, जबकि श्रेयस अय्यर उप कप्तान बनाए गए हैं। टेस्ट से रिटायरमेंट लेने वाले रोहित शर्मा को लेकर लंबे समय से खबरें आ रही थी और लगातार इस बात पर चर्चा हो रही थी कि उन्हें टीम के कप्तानी से हटाया जा सकता है। अब इस पर सेलेक्टरों ने बड़ा फैसला ले लिया है। रोहित शर्मा अब सिर्फ बल्लेबाज के रूप में मैदान पर दिखाई देंगे। बता दें कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 वनडे और 5 T20 खेलेगी। 19 अक्टूबर को पहला वनडे पर्थ में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा मैच 23 अक्टूबर के एडिलेड में और तीसरा 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा। इसके बाद 5 मैचों की T20 सीरीज होगी। T20 टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव करेंगे। तो भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है और बड़े बड़े धुरंधर बल्लेबाज और कप्तानी के तौर पर अहम किरदार निभाने वाले रोहित शर्मा को इस बार कप्तानी नहीं दिया गया है। शुभमन गिल को इस दौरान कप्तान बनाया गया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है इस बार सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे। और फिलहाल मेरे साथ 9 PM में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।